हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे हैं और मन लगा करके अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और नहीं कर रहे हैं तो तैयारी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि एग्जाम के लिए आप बहुत ही कम समय बचा हुआ है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 जो फ्लेमिंगो आप लोगों का जो इंग्लिश कोर का बुक है फ्लेमिंगो, उसका हम लोग सेकंड चैप्टर यानी कि लॉस्ट स्प्रिंग करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन को कर लिया। इस वीडियो में हम लोग लॉस्ट स्प्रिंग का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, और जो हम लोगों का बेसिकली एक क्वेश्चन बैंक जो जेसीईआरटी के द्वारा रिलीज किया गया है उसको पढ़ेंगे। मन में आपका सवाल होगा कि सर क्वेश्चन बैंक पढ़ना हम लोगों के लिए कितना जरूरी है। मैं तो आप लोगों को सिंपल बोलूंगा कि अगर आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इंग्लिश का तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन बैंक के अलावा कुछ और पढ़ो ही नहीं। ना फर्क ही नहीं पड़ता है भाई, कोई गेस पेपर पढ़ो, मॉडल पेपर, कुछ नहीं। अगर आप क्वेश्चन बैंक को अच्छे से कर लेते, इंग्लिश के लिए बोल रहे हैं, तो आपका काम चल जाएगा। थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो। इंग्लिश का जो सब्जेक्टिव का एग्जाम होगा 50 नंबर का, उस सब्जेक्टिव का एग्जाम में आपका 5 क्वेश्चन बुक से पूछेगा, यानी पूरे बुक को मिला करके आपको 5 क्वेश्चन पूछेगा। तो क्या 5 क्वेश्चन के लिए आपको क्या जरूरी है कि पूरा एक एक क्वेश्चन को रट्टा मारना है? नहीं। आपका क्वेश्चन बैंक में जो जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया है, वो करो, बहुत है। अब ये पता है कि ऑब्जेक्टिव आप लोगों को पूछेगा 30 नंबर का, तो अब ऑब्जेक्टिव का तैयारी कहां से करें? वो भी करो ना क्वेश्चन बैंक से, क्या दिक्कत है? एक एक चीज एक एक क्वेश्चन डिटेल में समझाएंगे। अब आप लोग बोलोगे कि सर ठीक है, यहाँ जो आप हम लोगों का जो दिया हुआ है, यहाँ तो हम लोगों का आंसर दिया हुआ है क्वेश्चन बैंक में, तो आप भी तो आंसर से ही बताओगे। तो आंसर जो है हम देखो यहाँ से आप लोगों के लिए गायब कर दिए हैं, कोई आंसर नहीं है, क्योंकि हम लोगों को चीजों को समझना है, चीजों को रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, चलो तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग भी, जो लोग अभी तक इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट नहीं किए हैं, इंग्लिश में कुछ भी नहीं पढ़े हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन बैंक निकालो, मेरे साथ साथ आप लोग क्वेश्चन बैंक पढ़ो। डाउनलोड नहीं किए हैं तो नीचे कमेंट करके हमको बताना, हम लिंक दे देंगे, डाउनलोड करो, मेरे साथ साथ पढ़ो। 20 दिन के अंदर अंदर पूरा हम लोग इंग्लिश को जो है वो चट कर जाएंगे, और 90% हम लोग इंग्लिश का टारगेट लेकर के चल रहे हैं, और साथ साथ पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आएगा। ठीक है, तो हम लोग जो ये सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, एनिस जंग। इसमें एक्चुअल में जो हम लोग की जो ऑथर है एनिस जंग, वो एक लेडीज है, और इस स्टोरी में उन्होंने 2 बच्चों के बारे में बताया है। एक में बताया है हम लोगों का आपका ये लाइफ इन ए गार्बेज, और दूसरा वर्क इन ए गैराज। 2 बच्चों के बारे में कहानी बताई है। एक जो है, थोड़ा सा बता दे इंट्रोडक्शन, एक साहेब आलम, वो और उसका पूरा परिवार जो है वो बांग्लादेश में रहा करता था, बांग्लादेश का राजधानी ढाका में। लेकिन जो उसका खेत था, उसका जो घर था, वो फ्लोड में, बाढ़ के वजह से जो है उसका पूरा का पूरा घर, पूरा का पूरा गांव, खेत सब बह गया। तो वहां पे जीविका के लिए, सर्वाइवल के लिए, जीवित रहने के लिए, बांग्लादेश में ढाका में कोई सोर्सेस नहीं था। उसके लिए वो खाने पीने के तलाश में, रहने के लिए, जीवन जिंदा रहने के लिए वो लोग जो आ जाता है, इंडिया आ जाता है। तो साहेब और साहेब का पूरा परिवार बांग्लादेश की राजधानी ढाका से आया इंडिया, और इंडिया में कहाँ आया? सीमापुर। अब जब सीमापुरी में आया तो उन लोगों के पास रहने के लिए जो है वो घर वर कुछ नहीं था। तो वो लोग के पास ना तो घर था, ना आइडेंटिटी कार्ड था, लेकिन सरकार की तरफ से उन सबको एक राशन कार्ड मिला था, ताकि गवर्नमेंट के द्वारा राशन कार्ड, जैसे अमूमन कोटा से होता है ना राशन, चावल उवल मिलता है, तो वैसे ही कोटा से उन लोग को राशन वसन मिल सके, इसलिए जो है गवर्नमेंट की तरफ से राशन कार्ड मिला था। अब जब वो सीमापुरी में आया तो उन लोग के पास ना तो रहने के लिए घर था, ना खाने के लिए खाना था, और ना ही उन लोगों के पास काम करने के लिए कोई नौकरी था। तो साहेब आलम और उसका जो बच्चे लोग का जो झुंड था, वो एक स्लम एरिया में जाकर के रहता था। और साहेब आलम जो था, वो बच्चा जो था, वो और उसका पूरा बच्चा गैंग, जो पूरा जो पंटल होता है, वो लोग क्या करता था, सुबह शाम जो है वो रेक पिकिंग करने का काम करता था, यानी कूड़ा कचरा चुनने का काम करता था। सुबह से ही अपने बैग में जो है एक झोला लेकर के निकल जाएगा, हो हल्ला करते हुए रेक पिकिंग करेगा। पूरा लेक जो कूड़ेदान है वो लोग के लिए वो पूरा एकदम वंडर का जगह होता था, पूरा मौज मस्ती करता था वो लोग वहाँ। और वहाँ पे रह करके वो लोग कूड़ा कचरा को चुनता था। कभी उन लोग को 10 का कॉइन मिल जाता था, कभी सिक्का मिल जाता था, कभी ब्रेड मिल जाता था, तो कभी उन लोगों को जो है वहाँ से वो लोग अमूमन गोल्ड वोल्ड के तराश में वो लोग रहते थे, और उसी को बेच करके जो है वो लोग अपना जिंदगी जीते थे। ठीक है, अब एक दिन जो है ओथर जो है वो साहिब आलम को देखती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्या आया, कैसे आया, और तुम लोग जो है वो चप्पल क्यों नहीं पहना है? तो वो बोलता है कि चप्पल नहीं पहने हैं क्योंकि हम लोग के पास पैसा नहीं है। और ओथर को लगता है कि अमूमन जो है गरीब बच्चे लोग जो हैं वो चप्पल नहीं पहनते, शायद वो उन लोगों का ट्रेडिशन रहा होगा। और इस तरह से अपने पिछले बात में याद करती है कि यूपीडिया में एक पर्सन था, एक लड़का था, जो 2 जोड़ा कपड़ों के लिए गॉड से प्रे करता था, ये सब। फिर वो पूछता है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाता है? तो वो बोलता है कि स्कूल कहाँ से जाएंगे, पैसा वैसा नहीं है। तो ओथर उसको मजाक में ये बोलती है कि क्या हम स्कूल बना देंगे तो तुम जाएगा? तो बोलता है कि हाँ जाएंगे। और ओथर जो है वो साहेब आलम को तब देखती है जब साहेब आलम जो है एक टेनिस मैच देख रहा होता है, एक ग्राउंड होता है वहां टेनिस मैच हो रहा होता है, तब वो उसको देखती है।
इसके बाद इतना बोल करके ऑथर जो है वहाँ से चले जाती है। कुछ दिन के बाद जब फिर से साहिब उसको देखता है तो दौड़ करके जाके जाता है और पूछता है, इज़ योर स्कूल रेडी? क्या आपका स्कूल जो है वो रेडी हो गया है? तो ऑथर को काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग फ़ील होता है कि वो एक ऐसा आशा जो है वो साहिब आलम को दे दी थी जो वो उसके लिए वो फुलफ़िल नहीं कर पाती। समय बीतते जाता है, धीरे-धीरे साहिब आलम जो है बड़ा होने लगता है, तो वो कूड़ा-कचरा चुनने छोड़ देता है। अपने पीठ में जो एक झोला लेके चलता था, वो उसको छोड़ देता है। अब वो एक टी स्टॉल में काम करता है, एक चाय की दुकान में काम करता है, लेकिन वो वहाँ पे काम करके जो है वो खुश बिल्कुल नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ पे अब वो अपना आज़ादी को खो दिया था। वो जो पहले वो कूड़े को अपने बैग को थैला में यहाँ भर करके दिन भर मौज-मस्ती किया करना, घूमना-फिरना, एन्जॉय करना, कोई टेंशन नहीं। अब वो सब खत्म हो गया था। वो एक जगह काम करता था। अब उसका एक मास्टर था, हमेशा उसके हाथ में एक चाय का केतली होता था। अब हमेशा वो उसी को लेकर के जो है वो चाय-वाय दिया करता था। तो वो अपना फ्रीडम खो दिया था, इसलिए उसको जो है वहाँ काम करना पसंद नहीं था। लेकिन वो मजबूरी था, क्योंकि उसको वहाँ रहने के बाद खाना मिल जाता था और कुछ पैसा जो है उसको मिल जाता था। लेकिन वो वहाँ से काम करके खुश नहीं था। इसके एक पार्ट में इतना ही है। सेकंड पार्ट में एक और लड़के के बारे में बताया गया है जिसका नाम है मुकेश। मुकेश फिरोज़ाबाद में रहने वाला एक लड़का है। वो और उसका पूरा परिवार जो है एक्चुअल में जिस गाँव पे रहता है फिरोज़ाबाद में, वहाँ के मैक्सिमम लोग जो है वो बेंगल्स इंडस्ट्री में काम करते हैं, यानी कि चूड़ी बनाने का काम करते हैं। तो मुकेश और मुकेश का पूरा परिवार जो है वो अपने पुराने समय से, मतलब दादा-परदादा के समय से उसका पूरा परिवार जो है वो बेंगल्स यानी चूड़ी बनाने का काम करता है। मुकेश को भी जो है वो चूड़ी बनाने का काम करना पड़ता था, क्योंकि वो उनका फैमिली या ट्रेडिशन था। लेकिन मुकेश जो है वो चूड़ी बनाने का काम नहीं करना चाहता था। वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था और उसका जो ओपिनियन था वो परिवार से बिल्कुल अलग था, और वो चाहता था कि वो बड़ा होकर के वो मोटर मैकेनिक बने, इसलिए वो एक गैरेज जाना चाहता था। जब ऑथर जाकर के मुकेश और उसके परिवार से मिलती है तो उनके परिवार वालों से वो बातचीत करती है, पूछते हैं कि ये जो आप लोग ग्लास ग्लास बेंगल इंडस्ट्री चलाते हो तो किस तरीके से चलाते हो, क्या मेरिट डिमेरिट्स है, क्या इसका एटमॉस्फेयर होता है, कौन कौन इससे जुड़े हैं, कब से कर रहे हैं, क्या ओपिनियन है। इस तरीके से जाकर के ऑथर जो है मुकेश के पूरे परिवार से मिलती है। मुकेश के पापा जो होते हैं वो भी जो है एक चूड़ी बनाने के बिज़नेस में लग जाते हैं। उससे पहले मुकेश के जो फादर होते हैं वो एक टेलर मास्टर होते हैं और उसको छोड़ करके वो भी चूड़ी बनाने के काम पे लग जाते हैं, ठीक है? इस तरीके से फिर वो लोग ऑथर बोलती है कि अगर आप लोग चूड़ी बनाते हैं तो क्यों इसको आप लोग लार्ज नंबर पे जो है इसको एक्सपेंड नहीं करते हैं, ठीक है? तो वो बोलते हैं कि इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि पॉलिटिशियन या एडमिनिस्ट्रेटर जो है हम लोगों को करने नहीं देता है। तो ऑथर देखती है कि ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में जो लोग काम करती है वहाँ पे बहुत दुष्परिणाम पड़ता है, हज़ार्डियस होता है हेल्थ के लिए, क्योंकि काम करने के दौरान बहुत ज़्यादा डिम लाइट अंधेरे में काम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा आग भट्टी निकलते रहता है, कभी आँख में काँच चला जाता है, तो कभी हाथ कट जाता है, तो कभी कोई अंधा हो जाता है, कभी शरीर जल जाता है, तो बहुत ज़्यादा डिमेरिट्स जो है वो होता है। लेकिन वो ऑथर्स जो मुकेश से मिलती है तो वो सोचती है कि भाई इसका जो है अपने परिवार से जो है वो कितना अलग थिंकिंग है। उस पूरा स्टोरी में जो है बेसिकली 2 बच्चों के बचपन को दिखाया गया है कि किस तरीके ड्यू टू पॉवर्टी और ड्यू टू मेंटालिटी के कारण बच्चों का वो बचपन जो सबसे ज़्यादा सुनहरा पल होता है, खेलना-कूदना चाहिए, पढ़ना-लिखना चाहिए, मौज-मस्ती करना चाहिए, लेकिन गरीबी के कारण कुछ बच्चों का बचपन जो है खो जाता है और गरीबी के कारण बचपन से उन लोगों के ऊपर जो है वो कामों का और ज़िम्मेदारियों का बोझ आ जाता है। इस स्टोरी में यही 2 बच्चों के बारे में पूरा बताया गया है। अगर आपको हम अभी जितना बताएँ, उतना चीज़ अगर आपको याद हो गया, तो बस हो गया। इस चैप्टर में आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सब खत्म। इसी तरीके से हम जब भी एक चैप्टर लेकर के आएँगे, तो उसका पहले थोड़ा-सा स्टोरी समझाएँगे, पूरा तो नहीं समझा पाएँगे, मोटा-मोटी स्टोरी समझा देंगे, जिससे आपका सारा एमसीक्यूज़ याद हो जाएगा और उसके साथ जब आप सब्जेक्टिव याद करोगे, तो सब चीज़ आपको याद हो जाएगा, एक्स्ट्रा कोई चीज़ आपको देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हम जो स्टोरी सुनाएँ, जितना सुनाएँ, अगर उतना भी याद रह गया ना, सब काम आपका चल जाएगा। चलो, अब समय नहीं गँवाते, अब हम लोग जो है वो क्वेश्चन पढ़ने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टारगेट एमसीक्यूज़ को। चलो भाई देखो हाँ, एक-एक करके एमसीक्यू। सबसे पहला एमसीक्यूज़ में हमको क्या बोल रहा है, मुकेश वांट्स टू लर्न टू बिकम ए मोटर मैकेनिक्स बाय। मुकेश जो है वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, उसके लिए वो कहाँ जाना चाहता था? तो अभी बताएँ, वो गैरेज जाना चाहता था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोइंग टू ए गैरेज फॉर लर्न। वो एक गैरेज जाना चाहता था। क्लियर है? देखो बहुत सिंपल ना, स्टोरी सुन लिए, सब याद रहेगा आपको, ठीक है? आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे बोल रहा है और इसका देखो आगे का जो ऑप्शन है वो यहाँ नीचे दिया गया है दूसरे साइड पे। बोल रहा है व्हाट बोदर द ऑथर मोस्ट अबाउट द बेंगल मेकर्स।
बेंगल्स मेकर्स में जो लोग ग्लास बेंगल्स बनाने का काम करता था, वहाँ पे लोगों का जो है वो आपसी मानसिकता किस तरीके का था, तो उन लोगों का मानना था कि ये जो जैसे कि नहीं होता है कि सुनार जो है वो सोने का काम करता है, लोहार जो है वो लोहे का काम करता है, धोबी जो है वो धोबी का काम करता है, बढ़ई जो है वो बढ़ई का काम करता है, नहीं होता है कि पूर्वजों से समय में चला आ रहा है, यही हम लोगों का अब भी कुदरत के द्वारा यही हम लोग को भगवान दिया है, हम लोग यही काम करेंगे, इस तरीके के लोग होते हैं ना। तो वही सब लोगों का थिंकिंग था वहाँ का, द स्टिग्मा ऑफ पॉवर्टी एंड कास्ट। उन लोगों को लगता था कि ये जो है वो ऊपरी देन है, यानी पूर्वजों से चला आ रहा है, इसलिए हम लोग इसको जो है वो चलाएंगे। आया समझ में? ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोगों को बोला जा रहा है, अ, दिख रहा है ना आप लोगों को? दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे बोल रहा है, वन वंडर्स इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मेनी हैव फेल्ड टू अचीव इन देयर लाइफ टाइम, ही हैज ए रूफ ओवर हिज हेड। दीज लाइन्स वेयर सेड इन प्रिफरेंस टू द कंडीशन ऑफ, ये कंडीशन बताता है द एल्डर्स वुमेन्स ओल्ड हस्बैंड, यानी कि मुकेश के परिवार में जो सबसे ओल्ड लेडी होती है उसके बारे में ये बात कहती है ऑथर। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे यहाँ पे बोल रहा है, विच ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स बिलो बेस्ट सर्व्स एज ए सिंबल ऑफ एनी इंडियन वुमेन सुहाग, यानी सिंपल बोल रहा है भारत इस स्टोरी में तो मतलब जो भारत की जो सुहागन महिलाएं होती है उसका निशानी को किस चीज से इंडिकेट किया गया है, तो चूड़ी से। चूड़ी का मतलब होता है बेंगल्स, बेंगल्स से जो इंडिकेट किया गया है। देखो सुहागन की सबसे बड़ी निशानी सिंदूर होती है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन इस स्टोरी में किसके बारे में बताया गया है, बेंगल्स के बारे में, तो हम लोग बेंगल्स को टिक आउट करेंगे। ठीक है, आगे बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सन्नी गोल्ड, पेडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर्स बर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, व्हाट इज दिस रिफरेंस टू। ये सारा चीज के बारे में, यानी रंग बिरंगा चीजों के बारे में इस स्टोरी में किसको डिस्क्राइब किया गया है, तो वो बेंगल्स के बारे में किया गया है, यानी कि चूड़ी को डिस्क्राइब किया गया है। चूड़ी होता है भाई रंग बिरंगा कलरफुल चूड़ी होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। बोल रहा है क्वेश्चन पे, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ मुकेश फादर बिफोर ही बिकम ए बेंगल मेकर। बेंगल मेकर बनने से पहले मुकेश के फादर जो है वो क्या करते थे, तो वो एक टेलर थे, अभी हम स्टोरी में सुनाए थे। आगे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7 पे, द फ्राइल वुमेन इन मुकेश हाउस इज। मुकेश की हाउस में वो जो फ्राइल वुमेन थी वो कौन थी, तो मुकेश की बड़े भैया की वाइफ थी। ठीक है, एल्डर ब्रदर्स वाइफ, मुकेश के बड़े भैया की वाइफ थी वो। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन पे, इफ लॉज वेयर टू बी एनफोर्स्ड इट वुड ब्रिंग आउट चेंज एंड रिलीफ इन द लिप्स ऑफ अबाउट, यानी अगर कानून सही हो और कानून अगर बल दे तो लगभग कितने बच्चों का जो भविष्य है वो बच जाएगा, या कितने बच्चे जो हैं इससे बाहर आ जाएंगे, लगभग 20,000। क्योंकि ऑथर बोलती है कि जो ग्लास बेंगल इंडस्ट्री का जो काम है उसमें लगभग 20,000 बच्चे इसमें फंसे हुए हैं, जिस एज में उन लोगों को पढ़ना लिखना चाहिए उस एज में वो लोग काम कर रहे हैं। अगर सरकार इन लोगों के ऊपर ध्यान दे कि भाई काम नहीं करना है तो इन बच्चों का भविष्य जो है वो सुधर सकता है, 20,000 बच्चों का। आगे बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे बोल रहा है, बेंगल इंडस्ट्री फ्लोराइसेस इन द टाउन ऑफ, यानी ग्लास बेंगल इंडस्ट्री का वो जो आग का भट्टी होता है वो सब कहाँ था, तो सिंपल बात है भाई ग्लास बेंगल इंडस्ट्री कहाँ होता है, फिरोजाबाद में हो रहा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे बोला है, मुकेश बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ। मुकेश किस परिवार से बिलोंग करता था, तो वो ग्लास बेंगल मेकर के परिवार से बिलोंग करता था। ठीक है, जिसके पूरा परिवार ग्लास बेंगल मेकर यानी कि चूड़ी बनाने का काम करता था। क्वेश्चन नंबर 11 पे बोल रहा है, वन डे साहिब वाज सीन बाय द ऑथर वाचिंग सम यंग बॉय मेन प्लेइंग। एक दिन ऑथर जो है वो साहिब आलम को देखती है, तब जब साहिब आलम क्या करता है, कुछ लड़कों को टेनिस खेलते हुए देख रहा होता है। क्या खेलते हुए भाई, टेनिस खेलते हुए देख रहा होता है। उसी समय ऑथर का नजर उसके ऊपर पड़ता है, तब वह उसके सामने जाके उससे बात करती है, पूछती है, उसके बारे में जानती है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, रेक पिकिंग हैज बिकम ओवर द ईयर्स ए। ऑथर के रिगार्डिंग कूड़े कचरा चुनना यानी रेक पिकिंग करना एक तरीके का क्या है, फाइन आर्ट है। समझो, फाइन आर्ट इसलिए ऑथर को लगता है कि भाई देखो इतना सारा क्या है, कूड़ा कचरा है, पूरा गार्बेज डंप में कूड़ेदान पे दुनिया भर का ढेरों कूड़ा कचरा रहता है, लेकिन जो लोग कूड़े कचरा चुनने आते वहां से अपना जरूरत का सामान चुनते हैं। हम लोग को लगता है कि कूड़ा कचरा बहुत ज्यादा गंदा चीज है, फालतू है, स्मेल करता है, वहां से भी रेक पिकर करने वाले अपने जरूरत के चीजों को चुन लेते हैं, तो वो फाइन आर्ट है। ठीक है, गजब का आर्ट है वो। आगे, रेक पिकर द रेक पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव। मुकेश
और साहिब आलम और उसका पूरा परिवार के पास जो है वो कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं था, लेकिन क्या था उन लोगों के पास भाई, उन लोगों के पास राशन कार्ड था, बताए थे अभी, ठीक है। चलो, यही बेनिफिट होता है, एक बार अगर आपको स्टोरी याद रहेगा ना, जो हम बताए हैं सब याद रहेगा, ठीक है। चलो, अब अपने आप को हम क्या करते हैं, यहां से थोड़ा सा उठा देते हैं और ले जाते हैं जादू इस उस साइड से इस साइड आ गए। चलो, जोक्स अपार्ट, कभी कभी पढ़ते हुए थोड़ा सा हंसी मजाक करना चाहिए, इससे दिमाग फ्रेश होता है। पढ़ने के लिए लोड लेकर के नहीं पढ़ा जाता है, सीखने के लिए पढ़ा जाता है। इंजॉय, बी पॉजिटिव, इंजॉय, मस्ती करो, पढ़ो, ठीक है, ध्यान लगा के पढ़ो। चलो, क्वेश्चन नंबर 14, द कॉलोनी ऑफ लेग पिकर्स इज सिचुएटेड इन, साहेब आलम उसका पूरा परिवार जो लेग पिकर का कॉलोनी था वो कहाँ था, हम अभी बताए थे स्टोरी में, सीमापुरी में था। कहाँ था, सीमापुरी में। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है क्वेश्चन पे, व्हाट डिड द मैन फ्रॉम यूपीडिया प्रे फॉर व्हेन ही वाज यंग, यूपीडिया में वो जो आदमी था वो जब वो यंग था तो प्रे करता था ए पेयर ऑफ शू, वो बोलता था कि हमको एक जोड़ी जूता मिला दे भगवान। ये क्वेश्चन नंबर 16 पे देखो क्या बोल रहा है, वन एक्सप्लेनेशन विच द ऑथर गेट्स अबाउट चिल्ड्रेन चूजिंग द रिमेन बियर फुटवेयर इज, बियर फुटवेयर का मतलब है विदाउट फुटवेयर। ऑथर को लगता था कि ये जो बच्चे लोग हैं, ये लोग जो है वो चप्पल नहीं पहनते, उनको लगता था ये क्या है, उन लोगों का ट्रेडिशन है, यानी कि कल्चर। बहुत सारे लोग अभी भी गांव देहात में जो है ना वो चप्पल पहनना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, तो उनको लगता था कि ये ट्रेडिशन होगा। 17 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है, इज योर स्कूल रेडी, हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन, क्या आपका स्कूल तैयार हो गया, ये सवाल कौन पूछा था, साहेब आलम पूछा था, ठीक है, कौन पूछा था, साहेब पूछा था, साहेब। किससे पूछा था, तो ऑथर से पूछा था। क्वेश्चन नंबर 18 पे बोला गया है, व्हाट वेयर साहेब एंड हिज फैमिली लुकिंग फॉर इन दिल्ली, दिल्ली पे साहेब और उसका पूरा परिवार क्या करता था, तो बेसिकली जो है वो लोग कूड़ेदान चुनता था, और कूड़ेदान पे वो लोग क्या खोजा करता था, गोल्ड, ठीक है। आगे बस दो क्वेश्चन और, इसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 19 पे, साहेब्स होम बिफोर दिल्ली इज वाज, साहेब का घर दिल्ली से पहले, साहेब का घर कहाँ था, तो साहेब का घर ढाका में था, जो बांग्लादेश का राजधानी है। नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन पे, व्हाई डू यू डू दिस, तुम ये काम क्यों करते हो, तुम ये क्यों करते हो। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय द ऑथर टू, ये सवाल ऑथर के द्वारा किसको पूछा गया था, तो ये सवाल पूछा गया था साहेब को। जब ये पता चलता है कि साहेब जो है वो कूड़ा कचरा चुनता है, तो वो पूछती है कि तुम ये काम क्यों करता है। आया समझ में, देखो थोड़ा सा स्टोरी याद रखो, सब याद रहेगा, ठीक है। चलो, हो गया सर, अब हम लोग इसके ऊपर आते हैं, इसके सब्जेक्टिव के ऊपर, तो फिर हम अपने आप को हटा लेते हैं जादू, ठीक है चलो, हो गया, एक एक क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम लोग इसका आते हैं सब्जेक्टिव में। पढ़ने का सिंपल तरीका है, बी पॉजिटिव, इंजॉय, मस्ती से पढ़ो, बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। हेडेक लेके पढ़ोगे कुछ पढ़ने में मजा नहीं आएगा, और ना कोई चीज आप वैसे में सीख पाओगे, ठीक है। चलो, अब इसका आते हैं क्वेश्चन आंसर में। देखो पहला इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अच्छा से समझना। क्वेश्चन पे बोल रहा है, व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, साहेब जो है वो गार्बेज डंप पे क्या खोजा करता था, साहेब कौन था और वो कहाँ से आया था, ठीक है। तो गार्बेज पे देखो क्या खुद खोजता था वो, तो कूड़ेदान पे जा करके वो जो है कभी 10 का नोट खोजा करता था, कभी वो ब्रेड खोजा करता था, तो कभी वो सपोज कर लो आपका ये गोल्ड खोजा करता था। और गार्बेज डंप जो है यानी कूड़ेदान जो है उसके लिए एक वंडर जगह था जहां वो मौज मस्ती करता था खूब, ठीक है। और साहेब कहाँ से आया था, तो वो एक रेक पिकर चिल्ड्रेन था, एक रेक पिकर चाइल्ड था। कहाँ से आया था वो, तो बांग्लादेश का राजधानी ढाका से आया था और यहाँ सीमापुरी में रहता था। क्लियर, यही चीज देखो आंसर में लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको अगर यही चीज याद हो गया तो ओके, और नहीं याद होता है तो अपने ओन वर्ड पे इसको लिखना, जरूरी नहीं है कि इसी को रट्टा मारना है, ना बबना, ठीक है। देखो क्या बोला, साहेब इज द रेक पिकर एंड इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप, साहिब जो है एक रेक पिकर चाइल्ड था और वो कूड़ेदान पे जो है वो सोना देखा करता था, यानी गोल्ड का खोज में होता था। गार्बेज इज wrapped इन वंडर फॉर हिम, और उसके लिए कूड़ेदान मौज मस्ती करने का एक जगह था। बोला गया है समटाइम्स ही फाउंड ए रूपी इवन ए 10 रूपी नोट और ए सिल्वर क्वाइन टू, कभी कभी जो है उसको कूड़ेदान पे जो है वो 1 का सिक्का, कभी कभी 10 का नोट, तो कभी कभी उसको चांदी का सिक्का भी जो है वो मिल जाता था। अब सेकंड पैराग्राफ में बताया गया है कि साहेब कहाँ से आया था, तो देखो बोल रहा है साहेब हैज कम फ्रॉम ढाका बांग्लादेश इन 1971, डेट याद रखना, साहेब जो है वो बांग्लादेश से इंडिया कब आया था, 1971 को आया था। नाउ ही इज लिविंग इन सीमापुरी, ए प्लेस ऑफ द प्रेफरली ऑफ दिल्ली, ठीक है, वहां वो रहता था, ठीक है, सीमापुरी में। चलो, हो गया, देखो कितना इजी है ना। चलो, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या बोल रहा है, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रेन नॉट वियरिंग फुटवेयर,
जब ऑथर जो है साहेब को देखती है कि ये जो है वो चप्पल नहीं पहना है, ये क्या पूरा बच्चा लोग ही चप्पल नहीं पहना है, तो ऑथर क्या लगता है, ऑथर को लगता है कि ये जो है इन लोगों का ट्रेडिशन होगा, इन लोगों का कल्चर होगा, ठीक है। फिर वो सोचती है कि हो सकता है इन लोगों के पास जो है इन चीजों को खरीदने का पैसा नहीं होगा। तो देखो आंसर में वही बोल रहा है, वन एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय द ऑथर इज दैट इट हैज बिकम ए ट्रेडिशन फॉर देम टू स्टे बेयरफुट। वो ऑथर को ये लगा था कि शायद इन लोगों का ये ट्रेडिशन होगा, इसलिए जो है वो चप्पल नहीं पहनता होगा। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट द ऑथर वंडर्स इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे ए perpetual स्टेट ऑफ पॉवर्टी। उनको ये लगता है कि ये जो है सिर्फ हो सकता है कि शायद ये कल्चर ना हो, बल्कि ये भी हो सकता है कि शायद उन लोगों के पास पैसा का कमी है, इसलिए जो है वो लोग चप्पल नहीं पहनते होंगे या चप्पल खरीद नहीं रहे होंगे। द ऑथर ऑल्सो रिमेंबर दैट स्टोरी ऑफ ए पुअर बॉय हु प्रेड टू द गॉडेस फॉर ए पीरियड ऑफ शू। और उसको याद आता है कि यूपीडिया में भी एक बच्चा ऐसा ही था जो हमेशा गॉडेस से यानी माता से यानी भगवान से हमेशा प्रे करता था कि आप हमको एक जोड़ा जो है वो चप्पल या एक जोड़ा जूता दिला दो। द लेक ऑफ मनी इज द मोस्ट वैलिड एक्सप्लेनेशन, लेकिन कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ा रीजन जो है वो कहीं ना कहीं पैसों की कमी ही होगा। वेन साहेब गेट्स ए पेयर ऑफ शू ही डज वेयर देम, और अगर जब साहेब को आज नहीं तो कल जब चप्पल हो जाएगा तो वो उन चप्पलों को जरूर पहनेगा, ठीक है। नहीं है पैसा इसलिए जो है उसको वो नहीं पहनता होगा खरीद के। आए समझ में? चलो आए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोल रहा है साहेब हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल एक्सप्लेन। साहेब जो है क्या वो चाय की दुकान में काम करके खुश था? नहीं भाई, साहेब चाय की दुकान में काम करके खुश नहीं था, बिकॉज ही लॉस्ट हिज फ्रीडम। नाउ ही हैज ए मास्टर, वो उसको ऑर्डर देता है ये करो वो करो वैसा करो, और वो अपना पूरा आजादी जो है वो खो चुका था। और वो हाथ में जो चाय का केटली लगता था वो उन लोग को गार्बेज का जो बैग था झोला था उससे भी ज्यादा भारी लगता था। वही बोल रहा है, देखो बोल रहा है नो साहेब डज नॉट सीम टू बी हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। नहीं, साहेब जो है वो टी स्टॉल में काम करके खुश नहीं था। ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब वो अपने खुद का मन मर्जी का मालिक नहीं था। ही हैज लॉस्ट हिज केयर फ्री लुक, अब वो अपने जो है मौज मस्ती वाला इंजॉय करने वाला जो लुक था वो उसको अब खो चुका था, यानी बेसिकली अब जो है उसका एक मास्टर हुआ करता था। द स्टील कैनिस्टर मतलब चाय का केटली स्टील वाला, स्टील कैनिस्टर सिम्स हेवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, और वो अपने शोल्डर में अपने कंधों पे वो जो बैग रखा करता था उससे भी कई ज्यादा भारी अब उसको वो चाय का केटली लगता था। वही बोला द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, और वो कैनिस्टर उसी का था जो चाय का स्टॉल का मालिक था। मोटा मोटी यही समझ लो। नहीं भाई, वो उसमें काम करके खुश नहीं था, ठीक है। चलो आगे। नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन नंबर पे बोल रहा है व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। सिटी फिरोजाबाद फेमस क्यों था? तो सिंपल बात है, ग्लास बेंगल्स मेकिंग के लिए, क्योंकि पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा जो चूड़ी बनता है, सबसे ज्यादा जो चूड़ी बनाने का फर्निश है वो जो है वो वहीं पे है, तो इसीलिए वो फेमस है। बोला द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बेंगल्स, चूड़ियों के लिए फेमस है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन बेंगल मेकिंग, हर परिवार चूड़ी बनाने के कामों पे लगा हुआ है। इट इज वन ऑफ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, और भारत में ग्लास बेंगल इंडस्ट्री का सेंटर जो है वो फिरोजाबाद है। Families have spent generations making bangles, working around furnaces, welding glass for the women in the land। और बोला गया है कि मैक्सिमम परिवार जो है वो पूर्वजों के जमाने से जनरेशन बाय जनरेशन जो है वहां पे लोग जो है वो चूड़ी बनाने का काम करते हैं, इसलिए वो फेमस है, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है। चलो आगे। मेंशन द हजार्डियस ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं वहां के क्या नुकसान है? क्या नुकसान है भाई? बोला दे हैव टू फेस मेनी हेल्थ हजार्ड्स, हजार्ड्स मतलब हानिकारक चीज या नुकसान, हेल्थ हजार्ड्स बाय वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। जो भी लोग ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में काम करते थे उन लोगों को हेल्थ पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता था। दे गो ब्लाइंड विथ द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल्स, और जो ग्लास का बेंगल्स को जो पॉलिशिंग होता था जिसके वजह से जो है वो डस्ट उड़ता था, जिसके वजह से उनकी आंखों की रोशनी जो है वो चली जाती थी। अदर ऑफ्टेन दे ऑफ्टेन
दे ऑफ्टेन एंड अप लूजिंग आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट। और जवान होने से पहले, जवान का सेंस है अडल्ट, अडल्ट होने से पहले पहले ही उन लोगों की आंख की रोशनी या तो कम हो जाती थी या ठीक तरीके से उन लोगों को नहीं दिखता था। द फर्निसेस हैव वेरी हाई टेम्परेचर एंड देयर फॉर इट इज टू डेंजरस फॉर आईज। और उसका फर्निस जो है यानी भट्टी जो है वो बहुत ज्यादा आग जलता है, बहुत ज्यादा गर्म होता है, जो उनके आंखों के लिए जो है वो बहुत ज्यादा और स्किन के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। ठीक है, आगे लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इतना ही करना, 6 क्वेश्चन, इसके बाद आगे इसका मत करना। बोला गया है हु इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। मुकेश का जो सोच था उसका परिवार से डिफरेंट कैसा था? भाई था ही, उसका परिवार जो है वो चूड़ी बनाना चाहता था, उस काम में लगता था, लेकिन ये चाहता था कि नो, आई वांट टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, दैट्स व्हाई आई वांट टू जॉइन द गैराज एंड आई वांट टू लर्न हाउ टू रिपेयर मोटर एंड हाउ टू ड्राइव इट। वही बोल रहा है, देखो वही बोल रहा है कि मुकेश बिलोंग्स टू ए फैमिली ऑफ बेंगल मेकर्स बट ही हैज नॉट एट ऑल अट्रैक्शन ऑफ बेंगल मेकिंग। मुकेश जो है वो ग्लास बेंगल परिवार से था, लेकिन उसके जो है उस पे मन उसका बिल्कुल नहीं लगता था। ही वॉन्ट्स टू बिकम हिज ओन मास्टर, वो अपने खुद का मन मर्जी का मालिक बनना चाहता था। ही वॉन्ट्स टू बी ए मोटर मैकेनिक, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। ही विल गो टू गैरेज एंड लर्न थ्रू द गैरेज इन फार अवे फ्रॉम हिज होम, और वो चाहता था कि वो अपने घर से दूर चले जाए और किसी गैरेज में काम करे और गैरेज में जाकर के जो है वो गैरेज जाए, मोटर मैकेनिक बने और वो कार ड्राइविंग करना सीखे। बस इस चैप्टर से हमको लगता है कि इतना क्वेश्चन मच मोर देन इनफ है, इससे ज्यादा जो है आपको कोई क्वेश्चन और पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आपको थोड़ा सा अगर मन करता है, रुको जी, थोड़ा सा अगर आपको मन करता है तो फिर हम अपने आप को उड़ा रहे लोड शुभ। अगर आपको थोड़ा सा मन करता है तो आप ये क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ लेना। बोल रहा है हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम। इस क्वेश्चन को आप कर लेना, अगर आपको करने का मन करता है तो इस एक क्वेश्चन को आप कर लेना, बस इतना कर लेना, हो गया। इससे ज्यादा हमको नहीं लगता है कि इस चैप्टर में आप लोगों को कुछ और पढ़ने का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि भाई 5 क्वेश्चन बनाना है, 5 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, ये अगर चाहे तो इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से 1 बाय 1 हम आप लोगों के लिए वीडियो रोज रोज लाएंगे और जल्दी जल्दी खत्म करेंगे दोनों बुक को, क्योंकि हमको आपको एडवांस राइटिंग स्किल सबको भी पढ़ाना है। ठीक है, चलो जी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। जितने भी स्टूडेंट है आर्ट्स कॉमर्स साइंस, सबका इंग्लिश सेम है, सब लोगों को वीडियो शेयर कर दो, सब लोगों को बता दो कि अगर कोई नहीं पढ़ा है तो हमारे साथ ज्वाइन होकर के आपके साथ साथ वो लोग भी पढ़ सकता है। हम आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, थोड़ा सा आप मेहनत कर दो, अपने सभी दोस्तों के बीच शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करवा देना। ठीक है, चलो जी, बाय, टेक केयर।